बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। और आज इस चैप्टर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हो, ये आप जो है सीखने वाले हो। तो सबसे पहले इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट फेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है, इसको डिटेल में बताना है। आपने सीधा आ जाना है पेज नंबर 80 के ऊपर, ठीक है। और पेज नंबर 80 के ऊपर आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप एक हेडिंग देख रहे हो जिसमें केल्विन बेसन साइकिल जो है इसका नाम लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसके दोनों नाम है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से इसको मार्क करना है लॉन्ग क्वेश्चन में कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। उसकी हेडिंग डाली, फिर आपने यहाँ से बताना है कि ये फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट होता है जिसमें लाइट एनर्जी जो है इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP और NADP H2 की फॉर्म में। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, या ये इसको हम डार्क रिएक्शन का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाला हिस्सा मार्क किया, दिस पार्ट से लेके डार्क रिएक्शन तक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक पार्ट और इसमें मार्क करना है। ड्यूरिंग दिस साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू ट्रायोस फॉस्फेट, दैट इज 3-फॉस्फोग्लाइसरोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड सब्सिक्वेंटली वी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे आप, अदर मेटाबॉलिक पाथवे टू हेक्सोज सक्रोज एंड स्टार्च, ठीक है। यानी इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और किस में रिड्यूस हो जाता है, ये ट्रायोस फॉस्फेट में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब क्या होता है कि ये होता है एक कंपाउंड या एक केमिकल कह लो, और ये होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरोल, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, ये कहलाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो क्योंकि ये बायो की बुक है, केमिस्ट्री की तो है नहीं, तो इसके फार्मूलाज की तरफ आपने मूव नहीं करना, आपने जस्ट इनका नेम याद करना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी रिडक्शन होती है, और ये पहले तो इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसके बाद फाइनली क्या होता है, ये मुख्तलिफ पाथवे से गुजरते हुए इसमें सुक्रोज और स्टार्च और हेक्सोज, ये सब चीज़ें जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसने क्योंकि आपसे पूछा था कि ये जो साइकिल है इसके फेजेस भी बताने हैं आपने, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो केल्विन साइकिल है इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया, यानी यहाँ से आपने इसको दोबारा मार्क करना है कि ये जो साइकिल है, केल्विन साइकिल है, इसके 3 पार्ट्स और है, कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ पहले इनके नाम लिख देना, इनकी डिटेल नहीं देनी, क्योंकि डिटेल आप शॉर्ट में देते हो, लॉन्ग में तो आप एक एक को अलग से हेडिंग वाइज डाल के डिस्क्राइब करते हो। तो जब आपने केल्विन साइकिल के बारे में बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके 3 नाम लिख दिया, अब आप फर्स्ट हेडिंग जो है वो पुट करनी है। पहली हेडिंग क्या है आपकी, कार्बोक्सिलेशन। ध्यान में रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपसे डिटेल में पूछ रहा है लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल, ठीक है। तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले तो उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन लाइंस में है क्या। इसमें आपसे कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ये फिक्स होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RUBP, ठीक है। आगे जितनी दफ़ा भी RUBP का नाम होगा तो आपने फ़ौरन याद रखना है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ठीक है। अब इस फिक्सेशन के नतीजे में क्या होता है कि जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसकी एक शॉर्ट लाइफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाती है। यानी शॉर्ट लाइफ इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि अनस्टेबल होता है, फ़ौरन ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए ब्रेक करके दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी यही होगा कि जब ये एक राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनता है इस फिक्सेशन के नतीजे में, तो क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फौरी तौर पे ब्रेक डाउन होता है और 2 मोर मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये जो 2 मोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें से हर एक 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होता है। अब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसका नाम क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेस। यानी इसमें या तो कार्बोऑक्सिलेज होगा या फिर ऑक्सीजनेस होगा, बाकी जो चीज़ होगी ना राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन भी आप लिख देंगे कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RUBP, और ये जो है इस एंजाइम की मौजूदगी में 6,3-PGA बना रहा है, ठीक है। बस इतनी इक्वेशन लिख दीजिएगा, बाकी ये जो PGA है, ये RUBP है, इनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, इनके नाम भी मेंशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब आप नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, ठीक है। और ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन।
क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरी जो हेडिंग है रिडक्शन की, इसको यहाँ से देखिए मार्क करें। रिडक्शन की हेडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करें। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, आप ये सुन लीजिए कि रिडक्शन वो फेज़ होता है कि जिसमें ये जो 3PGA बना था, यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने के बाद एक दूसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या होता है, ग्लाइसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट। और एज अ रिज़ल्ट जब ये ग्लाइसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट बना रहा होता है तो इसके साथ साथ ये क्या करता है, ATP को भी यूज़ करता है। और ये ATP कहाँ से मिल रहा था, इसको लाइट रिएक्शन से मिल रहा था, वही स्टोर किया हुआ ATP था, उससे इसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद अब एक दूसरा नया कंपाउंड बना देगा, वो क्या कहलाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट। अच्छा, अब क्या होता है, उसके बाद NADPH2 जो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है, जो ट्रायोस फॉस्फेट है और जो फॉस्फेट्स हैं ये मिलके बना देते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, जिसको 3PGAI कहा जाता है। तो पूरा रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि 6 कंपोनेंट्स इसके 3PGA के और 6 कंपोनेंट्स NADPH2 के और 6 कंपोनेंट्स हैं ATP के। ये सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाला 3PGA ये हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये क्या बनाएगा, ये एक न्यू कंपोनेंट बना देगा जो क्या कहलाएगा, 3PGAI, ठीक है। इसके 6 मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर ये क्योंकि यहाँ पे देखो NADPH2 की रिडक्शन हुई है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिलीज़ हो जाएगा और 6 ADP बनेगा, ATP के बजाय ADP बनेगा और 6 PI जो है वो रिलीज़ होगा। ये इक्वेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है वो आपके पास है रीजनरेशन का लाइट रिएक्शन में। अब इसमें क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सिर्फ रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्क की, उसके बाद ये एक इक्वेशन मार्क की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क करना है, क्वेश्चन ख़त्म। अब इस आखिरी पैराग्राफ में क्या बोलना है उससे पहले एक इक्वेशन देख लें कि ये 5 कंपोनेंट्स होंगे 3PGAI के। ये 3PGAI यहाँ से हमें मिल रहा है, इसके साथ 3 ATP मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे जो कि एनर्जी करेंसी है। अब ये क्या बनाएगा, RUBP बनाएगा, 3 ADP बनाएगा जो कि ATP की रिडक्शन से, और 2 PI बनाएगा। तो इस साइकिल में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP के, ठीक है। इसके साथ ये 6, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ट्रायोस शुगर के। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं और एक 5 कार्बन शुगर जो है ये बना देते हैं जिसको RUBP कहते हैं, ठीक है, यानी राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, और 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं ट्रायोस के। इस तरीके से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट बन जाते हैं। उसके पास कई ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि वो अपने आप को साइकिल में दोबारा रीएंटर कर दे और हेक्सोस बना दे, हेक्सोस में 6 कार्बन होंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये हो सकता है कि ये स्टार्च की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाए क्लोरोप्लास्ट के साथ। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अपने आप को सुक्रोज की सिंथेसिस जो है उसमें इस्तेमाल कर ले सिस्टोल में, ठीक है। तो इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं ये जो प्रोडक्ट बन रही होती है। तो इस तरीके से जो लाइट रिएक्शन है आपका वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ही कितना लंबा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, देखें ध्यान से देखें। ये आपसे कहता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन डिटेल में बताएं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसकी मार्किंग कीजिएगा। सबसे पहले सेलुलर रिस्पायरेशन और फिर उसकी टाइप्स पूछ रहा है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन की तो आप हेडिंग डालो और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दो। अब मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन होती है कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस, दोनों सूरत हाल में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद वो छोटे छोटे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट होता है। उसके साथ साथ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है ATP की शक्ल में और कुछ एनर्जी इस दौरान लॉस्ट भी हो जाती है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो 2 तरह की होगी आपके पास, एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी, दूसरी एरोबिक, ठीक है। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ध्यान में रखिएगा इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन की नीड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद जिसमें सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है, क्योंकि इसने आपसे पूछा है सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे मार्क करोगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मार्क कर लेना है इस जगह से कि
यहाँ पे इस जो लिखा हुआ है ना, इसके बजाय आपने सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ एन ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ से लेके ना आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, ध्यान से समझिए कि ये कह रहा है कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, ये एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसमें क्या होती है, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह की जो फर्मेंटेशन होती है जिसमें अल्कोहल फॉर्म होती है, इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये है ऐसा प्रोसेस जो बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि यीस्ट में होता है या कुछ और बैक्टीरिया में होता है, और ये ज़्यादातर छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें होता है, ठीक है। इतना मार्क करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, यहाँ आ जाइए। यहाँ आप देखें एनारोबिक रिस्पायरेशन का पाथवे है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन। आपने इसको पूरा मार्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली इक्वेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें जो कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंटेनिंग लैक्टिक एसिड में, और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखें ये 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लैक्टेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस दौरान NADH2 जो है वो 2NAD में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, ये है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप क्या मार्क करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मार्क करेंगे। इस टाइप की जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग ही पायरुवेट होता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन होता है तो 1 कार्बन बनाता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे रिमेनिंग कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कहलाता है एसिटाइल, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में एसिटाइल जो है वो फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 स्टेप में काम हो रहा है। तो पहले तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मार्क किया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, इसमें आप ये वाली 2 इक्वेशंस ऐड कर लीजिए, ये वाली और ये वाली, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल के बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यही 2 मॉलिक्यूल जो एसिटाइल के हैं, ये NADH2 की रिडक्शन की वजह से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आधी केमिस्ट्री है इस वाले जितने लोग हैं ना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन आपके पास 3 तरह से होगी। सबसे पहले होगी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो पायरुवेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल के। ये एसिटाइल जो है इसमें एक 2 कार्बन रेडिकल है, ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और फिर ये कोएंजाइम के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन कर लेता है, यानी एक साथ इसके समझ लीजिए कि मिल जाता है, और इस फेज में NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADH2 की शक्ल में। अब जो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ये प्रोड्यूस करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 जो कि इसकी फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये फेज कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं, ये है क्रेब्स साइकिल। इसमें हेडिंग नहीं डली हुई, आप इसको नंबर 2 कर लें। यहाँ से इसको मार्क करेंगे यहाँ से कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये एंटर होता है एक साइक्लिक सीरीज़ में केमिकल रिएक्शन के। उसके बाद ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज की, और फिर ये क्या करता है ऑक्सीडेशन कर लेता है एसिटाइल की। इस साइकिल की सीरीज़ जो इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, या फिर इसको ट्राई कार्बो ऑक्सीलिक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे आप, और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा मार्क करेंगे कि दिस साइकिल स्टार्ट विथ 4 कार्बन एसिड, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखें, ऑक्सिलो एसीटेट एंड एट द सेम, ठीक है। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक किया, फिर दोबारा यहाँ पर आ जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 1 ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 3 NADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 आर फॉर्म, यानी इन तमाम कंपाउंड्स का नाम आपको बता रहे हैं जो जो इनके रिज़ल्ट में फॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इसके नतीजे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 क्रेब्स साइकिल्स जो है उसको रिपीट करता है। तब 2 मरतबा क्रेब्स साइकिल रिपीट होगी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरीके से डबल अमाउंट में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, और लास्ट स्टेप इसका बचता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल देनी है, और ये आपका कहलाएगा
थर्ड स्टेप, ठीक है। इसमें आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि इस टाइप की फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल हो जाएगी कीमोस्मोसिस के साथ। तो जो सब्सटेंस इसमें रिड्यूस होते हैं और ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोएंजाइम क्यू होता है, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम होता है फ्रॉम साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3 से, और एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एचमा, ठीक है। तो बस इतना आपने लिखना है। इस तरीके से आपका ये लॉन्ग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपके सिर्फ 2 लॉन्ग कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देख लें आपके, एक्सप्लेन इवेंट टेक्स प्लेस इन द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल। पेज नंबर 83 पे देख लें, ये स्टेप्स पूछ रहा है आपसे। तो आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, इधर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है इसकी हेडिंग डलेगी और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच कैटेलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखें। मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि इसमें एक सीरीज़ होता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स जिसमें एक्ट करते हैं और ये तमाम के तमाम एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं? साइटोसोल में मौजूद होते हैं। इन एंजाइम्स के साथ एटीपी भी मौजूद होता है और एनएडी जो है यानी कि निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी रिक्वायर्ड होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो इसको बेसिकली आप 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला होता है प्रिपरेटरी फेज जिसमें ग्लूकोज जो है ये फॉर्मेशन करता है फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज की, जबकि दूसरा जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज होता है जिसमें फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज जो हैं ये फॉर्म करते हैं पायरुवेट, ठीक है। अब आप इसके आगे इसकी फर्दर देख लें। सबसे पहले इसका प्रिपरेटरी फेस होता है, इसमें पूरा आप मार्क करेंगे क्योंकि प्रिपरेटरी फेस में आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, इसमें सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि इस फेज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले तो उसकी मार्किंग कर लें। इस फेज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज जो फॉस्फोरिलेटेड ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमर बनेगा। आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा इधर पे। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है इसमें मजीद फॉस्फोरस ऐड होगी और ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में ऐड हो जाएगा, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब ये जो फॉस्फेट है ये कहाँ से मिलेंगे? आपको एटीपी के मॉलिक्यूल से मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूल आपको एटीपी का जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 फॉस्फेट चाहिए। अब फाइनली फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज के बनाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी आपकी वो इस स्टेप पे क्या बन जाएगी? ये कहलाएगी डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहला, और दूसरा बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, जिसको 3-फॉस्फोग्लाइसिरोज भी कहते हैं। तो टोटल 2 चीज़ें यहाँ पे इस स्टेप में आपके पास मिल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ऑक्सीडेटिव फेज। ये आप सबसे पहले तो यहाँ से लेके देखें यहाँ तक मार्क करेंगे और उसके बाद फाइनली से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। मार्किंग पहले देख लें, अब सुन लीजिए इसमें होता क्या। इस फेज में आपके पास यहाँ से जो प्रोडक्ट मिल रही है ट्रायोज फॉस्फेट ये ऑक्सीडाइज्ड होगी और एज वेल एज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो वो रिमूव भी होंगे सिस्टम से। तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? 3PGAI यानी कि फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज बनेगा और ये ट्रांसफ़र होगा NAD को, तो रिड्यूस करेगा इसको NADH2, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है, ये जब इसके साथ ऐड होगा तो रिडक्शन के नतीजे में NADH2 बन जाएगा, ठीक है। फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगी वो क्या होंगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलेगा, 4 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे और जो नेट गेन है वो 2 ATP का वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आप। इसके सारे क्वेश्चन एज आई टोल्ड अर्लियर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है लाइट रिएक्शन का, इसको एक्सप्लेन कर दें। पेज नंबर 79 और 80 पर आप आ जाएं सीधा, ठीक है। और यहाँ से देखें, सबसे पहले इधर आ जाइए, ठीक है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की हेडिंग डलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। बता देती हूँ आपको क्या कहता है ये। लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP coupled to ATP synthesis is called non-cyclic photophosphorylation because this electron pass from water to a terminal acceptor and never back to its initial source। मुख्तसर बताती हूँ आपको कि होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक लीनियर फ्लो होता है, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है
ये जो NADP है ये कपल्ड हो जाता है ATP के साथ और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि पास होते हैं वाटर से जो मिलते हैं आपको, ये टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, कभी भी अपने इनिशियल सोर्स में वापस नहीं आते। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी हो जाएगी आपके पास ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे देखिए, इसको आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक साइक्लिक। इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में NADP जो है ये इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये NADP की तरफ मूव नहीं करते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है चाहे वाटर से मिल रहा है आपको, वो NADP की तरफ मूव नहीं करता। तो ये एक ऑल्टरनेट पाथवे ले लेता है। ऑल्टरनेट पाथवे का मतलब होता है कि कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। इसमें क्या होता है कि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ PSI1 और शॉर्टकट जो है उसको यूज़ करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर FD की तरफ मूव करेंगे, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे एंड फाइनली कम बैक करेंगे P700 क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल की तरफ। अब इसमें जो ATP जनरेट होता है वो कपल करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एक प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं कीमोऑस्मोसिस। ये भी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन में सीखेंगे क्या है। और कोई फर्दर NADP जो है वो उसमें रिड्यूस हो जाता है और प्रोड्यूस करता है NADPH2। मतलब ये फर्दर NADP का मतलब होता है बाहर से नहीं आता, सिस्टम के अंदर जो मौजूद होता है बस वही रिड्यूस होगा NADPH2 में और ऑक्सीजन जो है उसकी प्रोडक्शन करेगा। इसके साथ साथ इस प्रोसेस में ATP की कुछ फॉर्मेशन भी होती है। इस पूरे प्रोसेस को ओवरऑल आप क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दो जो फॉस्फोरिलेशन है वो सीख ली, एक साइक्लिक और दूसरी नॉन साइक्लिक। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है इसको देख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, पेज नंबर 85 पर आ जाए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं शॉर्ट में। आप क्रेब्स साइकिल की हेडिंग डालेंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिट्रिक एसिड हैज़ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन इट स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। ये साइकिल जो स्टार्ट होता है 4 कार्बन एसिड के साथ, पूरा जो अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था उसके बाद एंड तक आप इसको लेकर आएंगे, बिल्कुल वही चीज़ कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो जिसको आप ऑक्सिलो एसीटेट भी कहते हैं, ये एंड होता है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे देखो ये वाली लाइन जो है ना, द इवेंट्स आर गिवन इन फिगर 4.13, इसको कट कर लीजिएगा। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि 1 ATP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोरिलेशन करता है 3 NADH2 और 1 मॉलिक्यूल FADH2 का, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको रिक्वायर होता है 2 क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस तरह डबल अमाउंट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक इसको एंड कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप जल्दी से। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन प्लांट, इसको एक्सप्लेन करें। पेज नंबर 90 और 92 पर आएंगे आप सीधा। ठीक है, ये आएगा आपके पास 90। ठीक है, ये आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ देखें ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो ये 2 तरह से होता है, पहला होता है C4 साइकिल और दूसरा जो है इसको हम कैम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम C4 साइकिल मार्क कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए कि कुछ प्लांट्स जो हैं उसमें कुछ मेटाबॉलिक साइकिल्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मौजूदगी में फिक्स हो जाता है। ये प्लांट्स जो इसको C4 प्लांट्स कहते हैं। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि पार्ट्स होते हैं, यानी इनके कुछ एनाटॉमिकल ऐसे पार्ट्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल इनकी ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से इनके जो टिश्यूज़ होते हैं इनके इर्द गिर्द वेस्क्यूलर बंडल्स बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बंडल शीट्स हैं। अभी क्या करती हैं, C3 साइकिल को शिफ्ट करती है इन सेल्स में और मीजोफिल सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरी कार्बन एटम की जो साइकिल है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये C4 साइकिल है, इससे ज़्यादा इसकी डिटेल मत दीजिएगा। दूसरा कैम पर आ जाइए आप। ठीक है, कैम शॉर्ट में भी पूछा गया है, यहाँ लॉन्ग में भी पूछा जा रहा है, आप इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ देखें, सबसे पहले कैम को आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, एनदर से लेके यहाँ तक। ठीक है,
और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द डे से लेके C3 साइकिल तक। अब इसको मुख्तसर समझ लीजिए कि कुछ एडॉप्टेशन होती हैं, ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं, जैसे कि कैक्टस है, पाइनएप्पल्स हैं या कुछ और ऐसे हैं, इनमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो नाइट के टाइम पर ओपन हो जाती है और डे के टाइम पे ये क्लोज़ कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जो डे होता है इसमें लाइट रिएक्शन जो है उसकी जो सप्लाई होती है ATP की और NADPH2 की, ये केल्विन साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए लीव्स जो इसमें ये मॉडिफिकेशन होती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती है C3 साइकिल में यहाँ पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हो गए आपके। अब लास्ट आपका एक क्वेश्चन बचा है, ये आपसे कह रहा है कीमियोस्मोसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बताएं। दोनों 2 बिल्कुल अलग अलग पेज पर हैं। सबसे पहले आप पेज नंबर 78 को देखिए। ठीक है, 78 में आप इधर आ जाएं, कीमियोस्मोसिस। ठीक है, इसको आप मार्क करें, यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करें कि जो हाई क्वांटिटी होती है एचाइन की वो थाइलाकॉइड स्पेस पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रोमा। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसमें एच आइंस जो है वो फ्लो करते हैं थाइलाकॉइड स्पेस से स्टोमेटा की तरफ में, और इसके लिए एक प्रोटीन चैनल जो उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ATPase सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चैनल का नाम है पूरा। अभी जो हाइड्रोजन आयन है ये मूव करते हैं इसी चैनल की मदद से और ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं जो रिलीज होता है ड्यूरिंग डाउन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS2। अब ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है ATP की सिंथेसिस में, जैसे कि ADP से हमें ATP सिंथेसिस करना है तब इस्तेमाल हो रही है, और PI बनाने में। इस मूवमेंट ऑफ H आयन को जो कि ATPase कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही है, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट की वजह से, इसको हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। ठीक है, यानी ऐसी ऑस्मोसिस जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हम मूव करें बट इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, और ये केमिकल हम यहाँ पर जो यूज़ करें वो ATPase सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पर भी एक डेफिनेशन है छोटी सी, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो सिंथेसिस है ATP की ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ तक लिखा आपने। उसके बाद दोबारा यहाँ से ऐड करें कि इट टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्रिस्टा है। अब जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है, जो कि रिलीज्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, उस तरीके से इसकी मार्किंग भी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। इसके साथ ही तमाम के तमाम क्वेश्चन लॉन्ग मैंने मार्क करवा दी है, और आपके लिए अच्छी खबर ये कि अब आपकी बायो की पूरी बुक 11 की कंप्लीट रेडी होगी। उसमें हर चैप्टर, हर MCQs, हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ मैंने प्रॉपर मार्क करा दी है। अब भी इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने WhatsApp ग्रुप पर जो स्टूडेंट्स का होता है शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।